हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज की क्लास में हम एविडेंस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम 100 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, इस क्लास में नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन में बी ओरल और इन राइटिंग। सेकेंड ऑप्शन है, where there are two or more dying declaration in a case, there must be similarity of contents between them. Third है, first information report recorded under section 154 of CRPC may be admitted as dying declaration. Last है आपका ऑप्शन, statements of dying declaration cannot be recorded by a police officer. तो बताइएगा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से। हिंदी वाले क्वेश्चन यहां ऊपर लिखा है, पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मृत्युकालिक घोषणा स्वीकार्य नहीं है। पहला, यह कार्यवाही के कारण से संबंधित है। सेकंड, यह मृत्यु के किसी भी संव्यवहार से संबंधित है। थर्ड, बयान देने वाला व्यक्ति न्यायालय की राय में सक्षम नहीं था। एंड फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अंडर एविडेंस एक्ट, डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसिबल इफ इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ एक्शन, इट रिलेट्स टू एनी ट्रांजेक्शन ऑफ डेथ। Third, the person making the statement was not competent in the opinion of court. And last, none of the above. तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, that is the person making the statement was not competent in the opinion of the court. Third question, evidentiary value of a dying declaration. पहला ऑप्शन, a conviction can be made only after corroboration. Second, conviction can be made even without corroboration. Third, it has no evidentiary value. And last, it is very weak evidence. तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ए कन्विक्शन कैन बी मेड इवन विदाउट corroboration. संपुष्टि के बिना भी सजा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, मृत्युकालिक कथन सुसंगत है। पहला ऑप्शन, केवल अगर वह लिखित में है। सेकंड, केवल अगर वह एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया है। थर्ड, यहां तक कि अगर मौखिक और यह मौत के कारण से संबंधित है। एंड लास्ट, यदि यह डॉक्टर द्वारा दर्ज किया जाता है। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर सी, even if oral and it relates to cause of death, it is relevant. क्वेश्चन नंबर 5, मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य है। पहला ऑप्शन, केवल आपराधिक कार्यवाही में। सेकंड, केवल सिविल कार्यवाही में। थर्ड, दोनों दीवानी के रूप में अच्छी तरह से आपराधिक कार्यवाही में। एंड लास्ट, अकेले आपराधिक कार्यवाही में और दीवानी कार्यवाही में नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ओनली इन सिविल प्रोसीडिंग्स, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल, एंड लास्ट, सिविल प्रोसीडिंग्स अलोन नॉट इन सिविल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलोन नॉट इन सिविल प्रोसीडिंग्स। तो डाइंग डिक्लेरेशन कहां पर एडमिसिबल है, सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। दूसरा, डाइंग डिक्लेरेशन अनलेस corroborated कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। थर्ड, डाइंग डिक्लेरेशन विच इज ब्रीफ मस्ट बी डिक्लेयर्ड रिलेवेंट। एंड लास्ट, when eyewitness affirms that the deceased was not in a fit state to make the declaration, medical opinion cannot prevail. ठीक,
एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृत्युकालिक कथन के लिए सही है? पहला, मर घोषणा सजा का एकमात्र आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मर घोषणा तब तक पुष्टि सजा के एकमात्र आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। थर्ड, मृत्युकालिक कथन जो संक्षिप्त है खारिज कर दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट, जब चश्मदीद गवाह इस बात की पुष्टि करता है कि मृतक घोषणा करने के लिए फिर अवस्था में नहीं था तो मेडिकल राय प्रबल नहीं हो सकता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेप्शंस टू द हियरसे रूल एज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर, पहला ऑप्शन सेक्शन 17-18, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 32 एंड 33, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 34 एंड 35 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 36 एंड 37। तो बताइए हियरसे एविडेंस के एक्सेप्शन कहां पे बताया गया है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 32 एंड 33 एक्सेप्शन की बात करता है हियरसे रूल के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, a woman is raped and makes statement that A raped her. 2 days later she commits suicide. Her statement regarding rape is, पहला ऑप्शन admissible as dying declaration, second not admissible as dying declaration, third admissible as dying declaration only if there is some evidence directly connecting her death with the incident of rape, and fourth none of the above। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार्य ही अगर वह कुछ सबूत सीधे बलात्कार की घटना के साथ उसकी मौत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक निश्चित रूप से मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। पहला, मृत्युकालिक कथन करने वाले व्यक्ति की मौत। दूसरा, बयान उसकी मौत के कारण के रूप में होना चाहिए। थर्ड, जिस वक्त उसने बयान दिया उस वक्त मौत की उम्मीद की तरह व्यक्ति बयान दे रहा था। लास्ट, कथन लेने देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पे देख सकते हैं अपना क्वेश्चन इंग्लिश में, एंड बताए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ए विशेस टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड सो। यानी कि ए बी द्वारा मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है, ए को बी की मौत साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इसमें प्रदान करती है? सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 103, सेक्शन 104 या सेक्शन 105। करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा सेक्शन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डेथ बाय ए पर्सन हु सर्वाइव्स टू अ पुलिस ऑफिसर वुड बी। यहां पे ये सर्वाइव्स है। ठीक। पहला ऑप्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32, सेकंड ऑप्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 157, थर्ड ऑप्शन इनएडमिसिबल एंड लास्ट ऑप्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 144। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति को ये लग रहा था कि वो मरने वाला है और उसने उस बिलीफ में अपनी कोई स्टेटमेंट दी है बट वो जी गया, मरा नहीं, तो वो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो कहां पे रिलेवेंट होएगी? 32 में, 157 में, या वो रिलेवेंट होगी ही नहीं, इनएडमिसिबल कहलाई जाएगी, या 144 में वो फॉल करेगी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 32 होगा, सेक्शन 157 होगा,
या 144 या इनएडमिसिबल? वो हमारी इनएडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने करे हैं ना हमने स्टेटमेंट्स, और जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स हम देते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते, उनको इनएडमिसिबल कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इनएडमिसिबल डाइंग डिक्लेरेशन? पहला ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, सेकंड ओरल डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स एंड जेस्चर्स, थर्ड डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइंस एंड जेस्चर्स, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4। सारे डाइंग डिक्लेरेशन हमारे एडमिसिबल हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत सुसंगत अधिसाक्ष्य नियंत्रण के अधीन है। पहला ऑप्शन धारा 156, सेकंड धारा 157, थर्ड धारा 158, या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां देख सकते हैं, द डिपोजिशंस रिलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेक्शन 156, सेक्शन 157, सेक्शन 158, या नन ऑफ द अबव। बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 158, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, relevant entries in books of account alone are sufficient to charge any person with liability. Second, can be taken into consideration in a criminal trial. Third, are not sufficient to charge any person with liability. And last, can help a judge in deciding a suit. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जिसने बैट अच्छे से पढ़ी है वो यहां पे इजीली बोल लगा सकता है ऑप्शन अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ए मुकदमा बी के लिए 1000 और उसकी खाता बही में प्रविष्टियां दिखाता है। बी उसे राशि का ऋणी है। यह प्रविष्टि है, पहला ऑप्शन सुसंगत नहीं, दूसरा सुसंगत, तीसरा स्पष्ट मूल्य नहीं, एंड लास्ट अमान्य। A sues B for ₹1000 and shows entries in his account book showing B to be indebted to him to his account. This entry is, पहला ऑप्शन नॉट रेलेवेंट, दूसरा ऑप्शन रेलेवेंट, तीसरा डज नॉट एविडेंशियरी वैल्यू, एंड लास्ट इनएडमिसिबल। तो बताए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेलेवेंट। ठीक, वो जो एंट्रीज करिए हम उसको रेलेवेंट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following section of Indian Evidence Act deals with the relevancy of statements as to any law contained in law books? Section 37, Section 38, Section 36 या Section 39? बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? कौन सा सेक्शन इस बारे में डील करता है? सेक्शन नंबर 38। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? सेक्शन 39, सेक्शन 22, सेक्शन 47 या सेक्शन 65? कौन सा इसका ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 39। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन 40 to 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रेलेवेंस ऑफ, पहला ऑप्शन कैरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस, तीसरा जजमेंट्स डिक्री एंड ऑर्डर, एंड लास्ट स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये तो सिंपल सा था। सेक्शन अपना 40 से 44 किस बारे में बात करता है? जजमेंट्स, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, इनकी रेलेवेंसी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? पहला 140 सेक्शन, दूसरा सेक्शन 40, तीसरा 160 एंड लास्ट 164। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
सेक्शन नंबर 40 जो है हमारे रेस जुडिकेटा के बारे में बात करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत विसंगत है? पहला ऑप्शन, एक दिवालिया न्यायालय का फैसला, दूसरा आपराधिक न्यायालय का निर्णय, तीसरा वैवाहिक न्यायालय का निर्णय एंड चौथा प्रोबेट न्यायालय का फैसला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? पहला ऑप्शन, जजमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट, दूसरा जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, तीसरा जजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट एंड लास्ट जजमेंट ऑफ प्रोबेट कोर्ट। ठीक, तो बताए 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद, पहला ऑप्शन जजमेंट इन पर्सोनम, दूसरा जजमेंट इन रेम, तीसरा रेस जुडिकाटा एंड लास्ट डबल जियोपार्डी। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड है या लास्ट? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ या लास्ट इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से? लास्ट ऑप्शन, इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। 23rd क्वेश्चन, एक विवादित लिखावट साबित की जा सकती है? पहला ऑप्शन, एक विशेषज्ञ को बुलाकर, दूसरा पूछताछ दस्तावेज के लेखक की लिखावट से परिचित व्यक्ति की जांच करके, थर्ड दोनों की तुलना स्वीकार किए जाते हैं और विवादित दस्तावेजों एंड लास्ट उपरोक्त सभी। A disputed handwriting can be proved, पहला ऑप्शन by calling an expert, दूसरा ऑप्शन by examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the question document, third comparison of the two admitted and disputed document and last all of the above। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23rd का? तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है? पहला ऑप्शन भारतीय कानून के एक बिंदु पर, दूसरा ऑप्शन विदेशी कानून के एक बिंदु पर, तीसरा विज्ञान के मामलों पर एंड चौथा लिखावट या उंगली की छापों पर। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रेलेवेंट, पहला ऑप्शन ऑन द पॉइंट ऑफ इंडियन लॉ, सेकंड ऑन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, थर्ड ऑन मैटर्स ऑफ साइंस एंड लास्ट ऑन हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। तो ओपिनियन जो है एक्सपर्ट्स का किस पॉइंट पे रिलेवेंट नहीं होगा? इंडियन लॉ पे रिलेवेंट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन? फर्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज सेल्डम कंक्लूसिव, दूसरा फैक्ट्स विच आर इररिलेवेंट becomes relevant when they support the opinion of expert, third expert opinion is binding on the judge always and last evidence of expert is a suggestive piece of evidence। तो बताए 25th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द जज ऑलवेज। ठीक, 26, the following is not the exception of rule of hearsay। पहला डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा रेस जेस्टे, थर्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड लास्ट कन्फेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? चिकित्सा विशेषज्ञ की राय, मेडिकल एक्सपर्ट्स ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 27,
What is the effect of opinion of expert upon the court? First option, binding on the judge. Second, only advisory in nature. Third, the judge can form an opinion contrary to that of expert. Fourth, both A and B. And last, none of the above. बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 28. एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 इज conclusive opinion, not a conclusive proof. Third, supportive and corroborative in nature. And last, none of the above. बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 29. Which one of the following sections of Indian Evidence Act makes relevant opinion as to the existence of custom? सीधा हमसे क्या पूछा है? सेक्शन नंबर पूछा है. तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 47 है, सेक्शन 48 है, सेक्शन 49 है या सेक्शन नंबर 50 है? तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 30. द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ एविडेंस एक्ट मीन्स. पहला ऑप्शन रिलेशनशिप बाय ब्लड, सेकेंड रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज, थर्ड रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और एडॉप्शन, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित धारा में से कौन सा भारतीय अनैतिकता अधिनियम 1872 की धारा 50 के अंतर्गत रूप से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है? ठीक, तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 354 या 354A, 498A या 497? बताए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी. Question number 32. According to Indian Evidence Act, which one among the following is irrelevant? First, evidence of previous good character in criminal cases. Second, evidence of previous bad character in criminal cases. Third, evidence of character to prove the imputed conduct in civil cases. And last, evidence of character to prove the imputed conduct in civil cases except when relevant. तो करेक्ट ऑप्शन बताइए. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 33. साक्ष्य के कानून के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति की चरित्र निम्नलिखित स्थितियों में से एक सुसंगत नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन, आपराधिक मामलों में आरोपी का पिछला अच्छा चरित्र. सेकंड, आपराधिक मामलों में अच्छे चरित्र के सबूत के जवाब में पिछला खराब चरित्र. तीसरा, नागरिक मामलों में नुकसान की मात्रा को प्रभावित करने वाले चरित्र. एंड लास्ट, नागरिक मामलों में लगाए गए आचरण को साबित करने के लिए चरित्र. क्वेश्चन 33 का हिंदी में और इंग्लिश में. कैरेक्टर ऑफ पर्सन फॉर पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट रिलेवेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. पहला, प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस. Second, previous bad character in reply to evidence of good character in criminal cases. Third, character as affecting the amount of damages in civil cases. And last, character to prove the conduct imputed in civil cases. तो बताए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 34. In criminal cases, the fact that the person accused is of good character. पहला ऑप्शन is not relevant fact. Second is a relevant fact. Third, cannot be proved. And last is conclusive fact. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, is a relevant fact.
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, दीवानी मामलों में आचरण साबित करने के लिए चरित्र विसंगत है। दूसरा, आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र विसंगत है। तीसरा, दीवानी मामलों में नुकसान को प्रभावित करने के रूप में चरित्र सुसंगत है। एंड लास्ट, आपराधिक मामलों में पिछले बुरा चरित्र विसंगत है जब तक सबूत अच्छे चरित्र को दिया गया है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Which one of the following statements is not correct? पहला ऑप्शन, इन सिविल केसेस character to prove conduct is irrelevant. Second, in criminal cases previous good character is irrelevant. In civil cases character as affecting damages is relevant. And last, in criminal cases previous bad character is irrelevant unless evidence has been given of good character. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन 36, ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट, एविडेंस is sought to be produced to prove that the accused is a bad character and suspects of theft on several occasions in the past. पहला ऑप्शन, bad character is relevant. Second, evidence was admissible. Third, evidence was not admissible. And last, none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी अभियुक्त का बुरा चरित्र सुसंगत नहीं है? 54, सेक्शन 52, सेक्शन 53 या सेक्शन 118? तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 37 का? यानी कि सेक्शन नंबर 54। Question 38. Under Section 54 of Indian Evidence Act, previous bad character is irrelevant but becomes relevant if: first option, the bad character of a person is itself a fact. Second, the bad character of person is itself a fact in issue. Third, bad character if evidence to a previous conviction. And fourth, both A and B. And last, none of these. बताइए 38 का करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म कैरेक्टर एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 55 ऑफ एविडेंस एक्ट मीन्स: पहला ऑप्शन, गुड एंड बैड कैरेक्टर। दूसरा ऑप्शन, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ जनरल नेचर। थर्ड, रेपुटेशन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर डिस्पोजिशन। एंड लास्ट, कैरेक्टर इन क्रिमिनल एक्ट। तो बताइएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका? करेक्ट ऑप्शन है रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ जनरल नेचर। याद रखना जनरल नेचर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, the question between A and B is whether a certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged. पहला ऑप्शन, A may prove a statement by B that the deed is genuine and B may prove a statement by A that the deed is forged. Second, A may prove a statement by B that deed is forged and B may prove a statement by A that deed is genuine. C, A may prove a statement by himself that deed is genuine. And last, B may prove a statement by himself that the deed is forged. तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 41, confession can be result of self-talk. Communication of confession to another person is not necessary. It was held in the case of: पहला ऑप्शन, शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दूसरा, भुट्टा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 42,
बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट मेड इन, कौन से अमेंडमेंट, कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ था आईटी एक्ट 2000 के तहत? सेक्शन 17 है या सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है या ऑल ऑफ द अबव है? बताएं। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 43, केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड विद सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 21 क्लॉज 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, सी सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, एंड लास्ट हमारा होगा सेक्शन 41। तो बताइए पकाला नारायण स्वामी केस किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। 44, एडमिशन बाय एजेंट्स आर ऑलवेज एडमिसिबल इन सिविल प्रोसीडिंग्स, admissible in civil proceedings only if the agent has the authority to make admission. Third, not admissible in civil criminal proceedings, and last both B and C. बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? बोथ A and both B and C. ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 45, which among the following is not a fact admitted? पहला ऑप्शन facts which the parties agree to admit at the hearing. Second, facts which the parties agree in writing to admit before the hearing. Third, facts which by any rule of pleadings are deemed to have been admitted. And last, facts which are uncontested by the opposite party. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 46, इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट द वर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड? ठीक, सेक्शन 5, 6, 7 या 8? हिंदी वाले एक बार पढ़ लेते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में एक ही समव्यवहार का हिस्सा बनने के लिए शब्द प्रदान किए गए हैं? धारा 5, 6, 7 या 8? तो ये जो है कहीं ना कहीं रेस्ट जेस्चर से रिलेटेड है ना, तो हमारा सेक्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 6। क्वेश्चन 47, रेस्ट जेस्चर लिटरली मींस? पहला ऑप्शन थिंग्स डन, दूसरा ऑप्शन थिंग्स स्पोकन, तीसरा सेम ट्रांजैक्शन, या फिर थिंग्स देन? तो रेस्ट जेस्चर का लिटरल मीनिंग होता है सेम ट्रांजैक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 48, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड थ्रू हिज फोटोग्राफ इज एडमिसिबल इन एविडेंस, नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, नॉट रेलेवेंट इन एविडेंस, या लास्ट नन ऑफ द अबव? बताए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा 48 का? करेक्ट है एडमिसिबल इन एविडेंस। सेकंड एविडेंस तो है ना, तो एडमिसिबल तो होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सेप्शंस टू द रूल अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ हियरसे आर प्रोवाइडेड? पहला ऑप्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेकंड अंडर सेक्शन 32, थर्ड अंडर सेक्शन 34, या लास्ट ऑल ऑफ द अबव? बताएं क्या होगा 49 का? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफिकेशन परेड कैन बी हेल्ड बाय? पहला ऑप्शन पुलिस ऑफिसर ओनली, सेकंड मजिस्ट्रेट ओनली, थर्ड पब्लिक सर्वेंट ओनली, या लास्ट एनी पर्सन? ठीक, आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है वो कौन व्यक्ति कर सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट।
Question number 51. The report of a medical officer stating the injuries of the victim is, पहला ऑप्शन conclusive in nature, दूसरा relevant and admissible in evidence, तीसरा irrelevant and last substantive piece of evidence. बताइए करेक्ट ऑप्शन। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रेलेवेंट? पहला ऑप्शन सिविल केसेस ओनली, दूसरा क्रिमिनल केसेस ओनली, थर्ड रिट पेटिशंस एंड लास्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 52 का? क्रिमिनल केसेस ओनली। ठीक है, सिविल में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में हमारे कैरेक्टर रिलेवेंट होते हैं। क्वेश्चन 53. रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला सिनोनिम्स, दूसरा को एक्सटेंसिव, थर्ड नीदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव एंड लास्ट सिनोनिम्स एंड को एक्सटेंसिव बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा नीदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय में व्यक्ति है? पहला तलाक के लिए एक वाद में एक अंतिम निर्णय, दूसरा संजुगल अधिकारों की क्षतिपूर्ति के लिए एक वाद में एक अंतिम निर्णय, तीसरा दिवाला के लिए एक वाद में एक अंतिम निर्णय एंड लास्ट अभियोग मामले के लिए एक वाद में एक अंतिम निर्णय। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 55. कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59 may be proved by oral evidence, circumstantial evidence, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस या नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्या पूछा है? कंटेंट्स किसका? डॉक्यूमेंट्स का। तो हम कैसे प्रूव करते हैं? या तो प्राइमरी से करेंगे, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following statement is not correct? पहला ऑप्शन no fact of which court will take notice need be proved. दूसरा facts admitted need not be proved. Third, all facts and contents of documents may be proved by oral evidence and last oral evidence must be direct. बताएं इनमें से हमें गलत बताना है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 57. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए हु हैज टेकन वॉव ऑफ साइलेंस गिव्स एविडेंस इन राइटिंग इन एन ओपन कोर्ट, हिज एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तीसरा ओरल एविडेंस या चौथा सेकेंडरी एविडेंस। बताए करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेक्शन नंबर कुछ याद आ रहा है? 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 58. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज एन एविडेंस। पहला हियर से है, दूसरा सर्कमस्टेंशियल, तीसरा प्राइमरी या फोर्थ सेकेंडरी। यानी न्यूज़पेपर में जो कटिंग आती है, जो रिपोर्ट छपती है, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे, प्राइमरी मानेंगे, सर्कमस्टेंशियल मानेंगे या हियर से मानेंगे? तो उसको हम मानते हैं हियर से एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 59. कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट. फर्स्ट ऑप्शन कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, सेकंड कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, थर्ड मे और मे नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एंड लास्ट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन नार्को टेस्ट? पहला ऑप्शन इट इज नॉट एविडेंस, दूसरा इट इज साइंटिफिक एविडेंस, तीसरा इट इज एन ओरल एविडेंस, या चौथा इट इज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो नार्को टेस्ट से जो भी आप स्टेटमेंट बोलते हो वो स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है हमारी साइंटिफिक एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 61, ओरल एविडेंस इज अलाउड। पहला ऑप्शन ओनली व्हेन इट इज गिवन इन कोर्ट, दूसरा ऑप्शन इवन इफ इट इज गिवन ईदर इन कोर्ट और एल्सवेयर, तीसरा ऑप्शन व्हेन इट इज गिवन बोथ इन ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड लास्ट व्हेन इट इज गिवन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 61 का? तो जो ओरल एविडेंस है वो अलाउ है तभी जब हम कोर्ट के सामने ओरल एविडेंस देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी। पहला ऑप्शन ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। तो ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे ओरल एविडेंस। क्वेश्चन 63, ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट मस्ट इन ऑल केसेस। पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट, दूसरा सर्कमस्टेंशियल, तीसरा डायरेक्ट, एंड लास्ट मे बी प्रिज्यूम्ड बाय कोर्ट। तो वो क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, ओरल एविडेंस गिवन इन अ कोर्ट। पहला ऑप्शन मे बी प्रिजम्पटिव, दूसरा मस्ट बी इनडायरेक्ट, तीसरा मे बी डिडक्टिव, एंड लास्ट मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। न्यायालय में दिए गए मौखिक साक्ष्य, फर्स्ट ऑप्शन प्रकल्पित हो सकता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होना चाहिए, तीसरा कटौती की जा सकती है, एंड चौथा प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट्स विच नीड अटेस्टेशन बाय अटेस्टिंग विटनेसेस, तीसरा डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इलेजिबल कैरेक्टर, प्रोविंशियल और लोकल एक्सप्रेशंस, एंड लास्ट ए विल टू विच इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाइज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं है? पहला सेक्शन 60, सेक्शन 64, सेक्शन 91 या सेक्शन 92? बताइए। क्या होगा सेक्शन 66 का करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है इसमें धारा 60। ठीक, क्या क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। क्वेश्चन 67, विच इज नॉट द मेन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइज द लॉ ऑफ एविडेंस। पहला बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, दूसरा एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर्स इन इशू, तीसरा हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, एंड लास्ट हियरसे एविडेंस मस्ट बी एडमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following statement is correct? Hearsay evidence becomes relevant when it is ratified by
एडमिशन, ये एडमिशन होगा। व्हेन इट इज रेटिफाइड बाय एडमिशन और कन्फेशन। दूसरा व्हेन इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। तीसरा व्हेन इट इज मेंशन्ड इन एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट और इज प्रिज्यूम्ड इन एनी पब्लिक। एंड लास्ट इन ऑल द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। जो हमारा फोर्थ है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is not a document under evidence act? पहला ऑप्शन है एन इंस्पेक्शन, इंस्क्रिप्शन। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन ऑफ अ बिल्डिंग। दूसरा फोटोग्राफ। तीसरा प्रिंट आउट ऑफ मैसेज सेंड थ्रू मोबाइल और कंप्यूटर। लास्ट नाइफ रिकवर्ड बाय पुलिस फ्रॉम पोजेशन ऑफ एक्यूज एंड प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी एविडेंस? ठीक, पहला ऑप्शन है फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन अ स्मार्टफोन। दूसरा कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेड बाय कॉपिंग मशीन। थर्ड है कॉपी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम कॉपी नॉट कंपेयर विद द ओरिजिनल। एंड लास्ट है ओरिजिनल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय ए पर्सन हु हैज सीन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। एंड करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71, ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट। पहला ऑप्शन इफ इट इज अटेस्टेड बाय ऑथ कमिश्नर। दूसरा ऑप्शन इफ इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी पब्लिक। तीसरा इफ इट इज अटेस्टेड बाय टू विटनेसेस। एंड लास्ट इफ इट इज रजिस्टर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, द डिटेल्स ऑफ एन इंसिडेंस प्रिंटेड इन ए न्यूज़पेपर आर कैटेगराइज्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, हियरसे एविडेंस या रिलेवेंट एविडेंस। अभी कुछ टाइम पहले ही 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था हमने कि न्यूज़पेपर की जो भी कटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हियरसे एविडेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हियरसे एविडेंस? पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ पुलिस that on the basis of inquiry conducted by him that accused was not at home at the night of incident. Second, report of newspaper. Third, report compared on the basis of information provided by the police. And fourth, statement of witnesses to prove the relationship between the persons. हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार पढ़ ले। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। पुलिस के बयान की उसके द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर कि घटना की रात आरोपी घर पर नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी एविडेंस, सेकंड सेकेंडरी एविडेंस, थर्ड ईदर प्राइमरी सेकेंडरी, एंड लास्ट ओनली बाय प्राइमरी एविडेंस एंड नॉट बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रमाण है? पहला, मूल से बनाई गई प्रतियां। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया दस्तावेज। तीसरा, किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। एंड लास्ट, किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस? पहला, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। दूसरा, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। तीसरा, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड लास्ट, फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्यूमेंट खुद जो कोर्ट में पेश किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो वो हमारा प्राइमरी एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट, प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 77, फोटोस्टेट कॉपी ऑफ फैमिली सेटलमेंट डीड is allowed to be produced before the court as a primary evidence, original evidence, secondary evidence या electronic evidence। तो हम क्या पेश कर रहे हैं? हम पेश कर रहे हैं फोटोस्टेट कॉपी, तो क्या होगा ये? सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी। 78, व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी एविडेंस? फर्स्ट ऑप्शन बेसिक एविडेंस, दूसरा ऑप्शन प्रिलिमिनरी एविडेंस, तीसरा एसेंशियल एविडेंस, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, या लास्ट केसेस इन विच डॉक्यूमेंट cases in which secondary evidence relating to document may be given। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राइमरी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 80, एक दस्तावेज साबित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, इसे न्यायालय के समक्ष पेश करके। दूसरा, पक्षकार ने इसे पेश किया है कि जांच करके। दूसरा, तीसरा, जिस व्यक्ति के हाथ में दस्तावेज लिखा है या हस्ताक्षर किए गए हैं उसके बारे में जांच करके। एंड लास्ट, उस व्यक्ति की जांच करके जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, प्राइमरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स इट इज सर्टिफाइड कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या ऑथेंटिकेटेड कॉपी। तो प्राइमरी एविडेंस क्या है? खुद अपने आप में डॉक्यूमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर लीडिंग सेकेंडरी एविडेंस, फर्स्ट ऑप्शन, मूविंग एन एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन देयर फॉर immediately after admission, denial of document and before framing of issues is essential. Second, application seeking permission of the court is to be filed before commencement of evidence of the party seeking to lead secondary evidence. Third, no application seeking permission of court is necessary. And last, application seeking permission if not filed earlier can be filed even after conclusion of evidence। तो बताओ, लीडिंग, आप जब सेकेंडरी एविडेंस आपको देना है तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है नहीं, उस बारे में बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का? तो करेक्ट ऑप्शन है नो एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 83, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल इन एविडेंस एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर। पहला ऑप्शन, इनएडमिसिबल प्राइमरी एविडेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। Second, admissible primary evidence. Third, both A and B, and last, none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
The primary evidence in respect of a document which is prepared in many original copies will be first original copy, second all original copy, third all copies of secondary evidence, and last none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी. Secondary evidence includes certified copy of court's judgment, oral account of any person of a document who has seen it. Third, copies prepared or compared with original, and last all of the above. तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. Question number 86. Under Evidence Act, a copy compared with a copy of letter made by copying machine is primary evidence, secondary evidence, oral evidence या any of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी एविडेंस. यदि टाइपराइटर पर लिखे गए पत्र की कॉर्बन प्रतियां हर पहले पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो अन्य प्रतियां फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक प्रमाण भी होंगे, दूसरा गौण प्रमाण होगा, तीसरा कोई सबूत नहीं होगा, एंड लास्ट इनमें से कोई भी नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा गौण प्रमाण होंगे यानी सेकेंडरी एविडेंस होंगे. What secondary evidence can be given in respect of public document? ठीक, पहला ऑप्शन oral statement regarding subject matter, second certified copy of a document, third photostat या last written admission. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का अगर हमें सेकेंडरी एविडेंस देना है तो उसके लिए हमें सर्टिफाइड कॉपी देनी जरूरी है. 89. Oral account of contents of a document is admissible. First option when given by a person who has seen and read the document. Second when given by a person who has seen and not read the document. Third when given by a person to whom the document was read over. And last is not admissible in either of the above cases. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए. Question number 90. Under Evidence Act, photo of a building is primary evidence, secondary evidence, no evidence या none of the above. तो अगर आप किसी भी ओरिजिनल मैटर का कॉपी वाला फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एविडेंस यानी ऑप्शन नंबर बी. Question number 91. Which of the following is not secondary evidence? पहला ऑप्शन कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, second certified copy of public document, third oral account of contents of document given by person who has himself seen it, and last a copy transcript from copy but not compared with the original. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 92. Which evidence is not secondary evidence? First option copies made from original, second copies compared with the original, third counterparts of documents as against parties who didn't execute them, and last counterparts of document as against the parties who executed them. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 93. In which of the following cases can secondary evidence of the content of document not be given? First, when original is a public document. Second, original has been destroyed. Third, original has been found to be inadmissible. यहाँ पे तीन ऑप्शन लिख रखे हैं, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर oral evidence, no evidence, documentary evidence या none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्वेश्चन नंबर 95. In which of the following cases no notice is required to be given?
to the adverse party before producing the secondary documentary evidence. पहला ऑप्शन when original is destroyed, second when original is immovable, third when original is electronic record, and last when original is in possession of adverse party. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी. Question number 96. A document required by law to be attested can be proved under section 68 of the Evidence Act only by calling first option both the attesting witnesses, second some other person who has knowledge of the contents, third at least one of the attesting witness, and last all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी. 97. For the purpose of proving a registered will, it shall be necessary to call all the attesting witnesses, one attesting witness at least, one attesting witness and scriber of a will, and last one attesting witness and registering officer. भले ही बिल जो विल है हमारी रजिस्टर्ड होती हो, पर उसके लिए भी हमें कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 98. If no arrested witness can be found, it must be proved that attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, signature of the person executing the document is in the handwriting of that person, C, both A and B, and last none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 99. A will is required to be proved by calling at least one attesting witness. First option when it is registered, second when it is unregistered, third when it is admitted, and last all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी. लास्ट क्वेश्चन. If attested witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence under dash of Indian Evidence Act, section 68, section 69, section 70, section 71, and last none of these. तो ये किस सेक्शन के बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 71. तो आज की क्लास में हमने ये अपने नेक्स्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके 300 क्वेश्चंस आपका पूरा एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर देता है, जो आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा. आप अपना बेयर अच्छे से करें और ये एमसीक्यूज एक बार देख लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.